हमारे साथ अभी हैं देश के जाने माने वकील और सोशल एक्टिविस्ट हैं प्रशांत भूषण साहब। पटना आए हुए हैं राफेल के सिलसिले में और देश के जो पॉलिटिकल हालात हैं उस सिलसिले में कुछ बात करना चाहेंगे। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया आपके पिटीशन को, ये रिव्यू पिटीशन को, ये कितनी बड़ी जीत है? नहीं, काफ़ी बड़ी जीत है, क्योंकि आमतौर पर रिव्यू पिटीशन खुले कोर्ट में नहीं सुनी जाती है। इन्होंने बोला है खुले कोर्ट में सुनेंगे जी। उसके बाद जो दस्तावेज हमने लगाए थे ये दिखाने के लिए कि मोदी सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया और उस गुमराह करे जाने पर कोर्ट ने अपना पहला फैसला दिया था, उस पर सरकार ने आपत्ति जताई थी कि वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल से चुराए गए हैं। उस दलील को भी, सरकार की दलील को, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल गलत सूचना देकर पहला वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था। तो अब तो पूरा मामला खुला हुआ है और हमने जो दलील दी थी कि भाई इस पर तो एक एफआईआर होनी चाहिए और कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक विचार किया ही नहीं है। सर, ये पिछले 5 साल में ये कहा जाता रहा था कि जो जर्नलिज्म है वो बिल्कुल ही नीचे स्तर पर चला गया और मोदी जी के फेवर में चला गया, लेकिन इसका खुलासा तो द हिंदू ने किया। तो लगता है कि जर्नलिस्ट का जो वो तेवर था वो लौट के आया है? नहीं, थोड़े बहुत मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी हैं जो मेन स्ट्रीम, जिनको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर मीडिया जो है इस मोदी युग में कोलैप्स हो गया, जो कि सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था सरकार से, बस सरकार के गुणगान गाने का। और इसके कई कारण रहे। एक तो खैर सरकार ने सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह का जो पैसा मिलता था वो जो लोग सवाल पूछते थे उनको नहीं देते थे, तो उससे उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस किया। लेकिन उसके अलावा सारी ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जो मीडिया हाउस सरकार से सवाल पूछता है उनके ऊपर इन एजेंसीज को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया उनके कब्ज़े में आ गया था सरकार के। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाल में एक ये पोर्टल मीडिया का उभर कर आई है, जैसे वायर, स्क्रोल, न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह वगैरह, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो सरकार के दबाव में नहीं काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का भी बहुत उभार हुआ है, वो भी सरकार के कब्ज़े में नहीं है। तो इस वजह से फिर भी अभी इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच पाती है, सही इंफॉर्मेशन। लेकिन खैर झूठ फैलाने का तो एक पूरा तंत्र बना लिया गया है भाजपा के द्वारा, उनके आईटी सेल के द्वारा, जो चल रहा है। सर, ये अदालत के बाहर इस इलेक्शन के वक्त में ये राफेल का मामला क्या आवाम की आवाज़ बन पा रहा है? आवाम तक वो पहुंच पा रहा है कि हाँ वाकई भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, जब तक बड़ी मीडिया इसको ठीक तरह से नहीं उठाती है किसी भी मुद्दे को, तब तक पूरा तो आवाम के पास नहीं पहुंचता है जो चीज़ उनको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। अब जैसे रोज़गार का मामला है या किसानों की समस्या का मामला है, ये तो लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वो चीज़ें तो पहुंच जाती हैं सरकार के पास, आवाम के पास। लेकिन बाकी मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार के बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है, घोटाले जैसे राफेल का घोटाला है, वो पहुंचाने के लिए उसमें मीडिया का रोल होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत अच्छा रोल नहीं अदा किया राफेल के मामले में। लेकिन फिर भी काफ़ी आवाम तक ये बात पहुंची है और इससे मोदी सरकार का जो ये कहना था, दावा था कि भाई हमारे समय में तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये दावा झूठा
पाया गया है। और उसके अलावा इन्होंने तो सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी संस्थान बने थे उन्हीं को ध्वस्त कर दिया, कानून को ही ध्वस्त कर दिया। अब इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक बदलाव किया है कि जब तक सरकार की अनुमति ना मिल जाए तब तक कोई जांच ही नहीं हो सकती भ्रष्टाचार की। उसी तरह से इन्होंने पहले तो लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी, विसल ब्लोअर कानून को नोटिफाई नहीं किया, इन्होंने सीबीआई, सीवीसी और अब सीएजी सभी को ध्वस्त कर दिया। सर, सीएजी की बात पर आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिया था कि एरर कुछ हो गया, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेप उठाया उस पर? तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में ये बोल दिया कि सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, वो पार्लियामेंट में पेश हो गई है, सार्वजनिक कर दी गई है, लेकिन उसमें से प्राइसिंग कितने दाम पर खरीदा गया है राफेल का विमान वो हटा दिया गया है। अब ये सारी बातें झूठी थी, तब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी। 3 महीने बाद जाकर रिपोर्ट आई, लेकिन उस रिपोर्ट में आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक रक्षा सौदे में सीएजी की रिपोर्ट से प्राइसिंग के डिटेल्स उड़ा दिए गए हों। और सरकार को 3 महीने पहले कैसे पता लग गया कि इस सीएजी की रिपोर्ट में से प्राइसिंग के डिटेल्स पहली बार उड़ा दिए जाएंगे? इसके मतलब सीएजी भी सीबीआई की तरह सरकारी तोता बन गया है। मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने सारी एजेंसियों को, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीएजी हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबको ध्वस्त करने का काम किया। सर, आप तो बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट किस हद तक इस मामले को ले आ सकता है या इसका क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, हम लोग ने तो सिर्फ यही मांग करी थी कि एक इस पर इंडिपेंडेंट कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो इतना तो आसानी से कर ही सकता है। हम लोग ये तो मांग कर ही नहीं रहे हैं कि भाई आप रक्षा सौदे को रद्द कर दीजिए। इसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए और अगर इसमें भ्रष्टाचार पाया गया तो उसके जो अंजाम होंगे वो होंगे। लोकपाल की बहाली बहुत ही लास्ट हुई और अभी एक अखबार में देखा कि वो एक 5 स्टार होटल में चल रहा है उसका दफ्तर, बैठ रहे हैं लोग। तो क्या वाकई ये सरकार संजीदा नहीं थी? बिल्कुल भी संजीदा नहीं थी। इन्होंने तो पहले तो कुछ किया ही नहीं। जब हम कोर्ट में गए तो ये कहते रहे कि नहीं, हमको लोकपाल के कानून में अमेंडमेंट करना है जिससे कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाए, जिससे कि वो चयन समिति में आ जाए। वो तो आप ऑर्डिनेंस से 2 मिनट में कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी नियुक्त कर सकते हैं। फिर भी 2 साल तक नहीं किया। हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई तो झक मार के इनको करना पड़ा। लेकिन इन्होंने ऐसी सर्च कमेटी बना दी और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई कि बहुत सारे संदिग्ध लोगों को लोकपाल नियुक्त कर दिया गया। सर, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में ये आ रहा था कि ये बहुत ही कमज़ोर ये संस्था बन के रह गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो कुछ लीडरों पर इन्होंने कुछ घंटे की रोक लगाई है, लेकिन पीएम जो पुलवामा पर वोट मांगते रहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, पीएम सिर्फ पुलवामा पर ही नहीं, ये तो अगर आप अमित शाह के बयान देखें तो सारे के सारे सांप्रदायिक बयान हैं। अब तो पूरी इलेक्शन कैंपेन अमित शाह और मोदी की सिर्फ 2 ही चीज़ों पर आधारित है। एक तो कि हिंदू मुस्लिम को बांट कर हिंदू समीकरण करके उसके आधार पर वोट मांगना, और दूसरा कि पुलवामा और बालाकोट के आधार पर और जो हमारे सेना ने किया उसके आधार पर वोट मांगना। अब ये दोनों ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़े वायलेटर्स तो मॉडल कोड के मोदी और अमित शाह हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं किया। एक खबर आई थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिटायर होने पर कोई पद न लें, इसके लिए कोई कानून नहीं है, तो क्या इसकी ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत तो है, लेकिन मेरे ख्याल से तो शायद है इसमें कि कोई पद
चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह नहीं ले सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चयन में सिर्फ सरकारी होती है, सरकारी नियुक्त कर देती है। और इस सरकार ने तो सारे पदों पर दो ही तरह के लोगों को बैठाया है, चाहे या तो वो आरएसएस के लोग हों और या फिर गुजरात के कैडर के जो मोदी और अमित शाह के साथ काम कर चुके हों और उनके करीबी लोग हों, वो हों। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा, ये गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं जिनका नाम वो राडिया टेप्स में आया था। नीरा राडिया से जो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं अभी मेरे पास एक आदमी आया जिसने मुझे बताया कि उसने चीफ जस्टिस को 9 करोड़ रुपए देकर ये फैसला खरीदा है, और मैंने देखा कि हाँ उसने खरीदा था। अरे भाई, ऐसे आदमी आपके पास आते हैं जो ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि 9 करोड़ रुपए चीफ जस्टिस को देकर उन्होंने कोई फैसला खरीदा है, और आप उसको रिपोर्ट भी नहीं करते, और उस आदमी को आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, तो ये सब तो होगा ही। फिर पिछले इलेक्शन में गुजरात मॉडल की बात बहुत आ रही थी, इस बार तो लगता है उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, क्या वजह है? नहीं, गुजरात मॉडल का तो जिक्र है ही नहीं, लेकिन जो इन्होंने 5 साल पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, काला धन खत्म कर देंगे, 15 लाख आपकी जेब में डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड कर देंगे, जो भी किसानों की आयु दुगनी कर देंगे, उस किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। अब तो पूरा की पूरा कैंपेन सिर्फ 2 चीज़ों पर चल रहा है कि भाई सांप्रदायिकता फैलाओ, हिंदू मुसलमानों को बांटो और उसके आधार पर हिंदू वोटों का समीकरण करो, और दूसरा कि ये बोलो कि भाई हमने तो पाकिस्तान में घुस कर मारा और मोदी के साथ देश सुरक्षित है और हमने बालाकोट में ये कर दिया वगैरह वगैरह, उसके आधार पर बस वोट मांगे जा रहे हैं। सर, इतने सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी के बारे में आप क्या करें, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने देश के लोकतंत्र को ही नहीं, देश की सभ्यता को ही खत्म कर दिया हो, जो कि बीजेपी के आईटी सेल को चलाता हो, जिसका काम ये हो कि झूठ फैलाओ, नफरत फैलाओ, और जो लोग आपसे सवाल पूछें उनको भद्दी भद्दी गालियां दो, उनको मारने की धमकी दो, उन सब का संचालन जो आदमी करे, वो आज इस देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। और सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया, जितने भी लोकतंत्र को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन बने थे सबको ध्वस्त कर दिया, और बिल्कुल नकारात्मक राजनीति, जो कि जैसे मैंने बोला कि इस देश की सभ्यता को ही खत्म करे दे रहे हैं, और जो बिल्कुल एक सांप्रदायिक फांसीवादी लोग हैं, वो लोग आज सत्ता पर बैठे हुए हैं और मोदी जी उनके नेता हैं। सर, आप जो वोटर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल में? देखिए, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे संविधान को, कि हमारा संविधान बचा रहेगा कि नहीं, हिंदुस्तान बचा रहेगा कि नहीं, सभ्यता बची रहेगी कि नहीं। ये चुनाव वो चुनाव है जिसमें संविधान, देश और सभ्यता की लड़ाई है, और अगर ये मौजूदा सरकार वापस आ गई तो आप मानकर चलिए कि लोकतंत्र तो छोड़ दीजिए, ये देश भी नहीं बचेगा, संविधान भी नहीं बचेगा, सभ्यता भी नहीं बचेगी। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ हैं प्रशांत भूषण साहब, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है, और हम उम्मीद करते हैं इस मैसेज पर हमारे वोटर्स अमल करेंगे। शुक्रिया। और एक बात ये भी कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दर्ज कीजिए।